हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अगला यूज क्या है? उसका अगला यूज एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट में होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? अगर आपको एक सरफेस एरिया दे रखा है तो उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। अगर उस सरफेस एरिया के इधर या उधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है या चार्जेस दे रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली अ मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी है उसमें देखेंगे तो ये सेकेंड या थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने ये लिखा था। यानी ये क्या लिखा हुआ है कि आपको नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी कि डेंसिटी ऑफ लाइंस इसको कह सकता हूं, तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ही होती है। तो अगर आपको दिया जाए कि सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस कर रही हैं और उसके परपेंडिकुलर मैंने एक एरिया ए यहां पे डाल दिया है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस एरिया ए से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कितने एग्जैक्टली क्रॉस कर रही हैं तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हो सकता है कि कोई किसी के कन्वेंशन में आप चार्ज क्यू के लिए 10 लाइन कोई ड्रॉ करता है, कोई 100 लाइन ड्रॉ कर सकता है, कोई 2000 लाइन ड्रॉ कर सकता है। तो एग्जैक्ट लाइन कोई नहीं बता पाएगा। ना एग्जैक्ट लाइन की कोई बात कर रहा है, ना एग्जैक्ट लाइन मैं आपसे पूछ रहा हूं। पूछा ये जा रहा है कि इससे जो भी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहे हैं उसका एक मेजर, कोई ऐसा चीज दो जो नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल हो। तो उस चीज, उस कॉन्सेप्ट, उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग सम सरफेस। अब ध्यान देखिए, ये प्रोपोर्शनल वर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। कुछ बुक्स में या कहीं के मैंने नोट्स में देखा है, कुछ स्टूडेंट्स के वो लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग। एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग नहीं होता है, वो जितने लाइंस क्रॉस कर रहे हैं उससे प्रोपोर्शनल है। क्यों है? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो प्रॉपर्टी था, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ई। तो नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा? मैं पर यूनिट एरिया को इस साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू ई इंटू एरिया। इसी ई इंटू एरिया को हम लोग नाम दे देते हैं फ्लक्स का, जिसका सिंबल होता है फाई। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों होगा? क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो कुछ है नहीं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? प्रोपोर्शनल टू नंबर। नंबर इज ऑलवेज अ स्केलर, 10, 15, 20, 30 कुछ भी होगा। तो नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और ये फ्लक्स होता है ई इंटू ए। लेकिन ये ध्यान रखिए, ई इंटू ए तब हो रहा है जब हमारा डेफिनेशन सारा कुछ स्टार्ट हो रहा है कहां से? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द लाइंस। इस डायग्राम में भी देखें कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मेरा एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी कि अगर आपका एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के तब उसका फॉर्मूला ई इंटू ए है। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है और इसका यूनिट भी आप देख सकते हैं क्या होगा? ई का यूनिट इंटू एरिया का यूनिट जो भी होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वो फ्लक्स का यूनिट हो गया और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू ए है फॉर एन एरिया परपेंडिकुलर टू ई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज ये एरिया जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होकर कुछ स्लैंटिंग है, कुछ ऐसा बना हुआ है, तो क्या होगा? फ्लक्स सेम रहेगा या घट जाएगा या बढ़ जाएगा? आप थोड़ा सा माइंड में ज्योमेट्रिकली अगर आप सोचें कि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर नहीं रख के इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे टिल्ट करता जाऊं तो फ्लक्स क्या है? वो घटेगा। क्यों घटेगा? अभी देखिए, आपने जब परपेंडिकुलर रखा है तो हो सकता है आपसे यहां से मान लीजिए 100 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और ऐसे आपने बना दिया, ठीक है, टिल्ट करके इसको सेम एरिया को आपने टिल्ट कर दिया, तो क्या हो रहा है? ये नीचे वाली जो कुछ लाइंस है वो तो आपसे छूट जा रही हैं। यानी पहले अगर आपके एरिया ए जो येलो पोर्शन है परपेंडिकुलर जब था तो उससे अगर 100 लाइंस क्रॉस कर रही थी तो अभी हो सकता है आपसे 80 लाइन या 60 लाइन क्रॉस कर रही है। यानी ये ध्यान रखिए कि अगर वो सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और मेरा ये परपेंडिकुलर एरिया ऐसे है तो मैक्सिमम फ्लक्स हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेंगी, सपोज ये 100 है।
अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने से क्या हुआ, जो लाइन पहले और एरिया में पेनिट्रेट कर रहा था वो सारी लाइंस जो है ऊपर से निकल जा रही है, अब वो एरिया को पेनिट्रेट नहीं कर रही हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूं कि ये हमारे पास एक एरिया दिया हुआ है। ये एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होकर उससे थीटा एंगल पर है। अब एरिया किसी चीज के एंगल पे है तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैं पहले बता दूं। एरिया हम लोग नॉर्मली जानते हैं, क्लास 10 या 11 12 में सबने देखा होगा, एरिया क्या है, 10 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, उसको हम लोग एरिया को स्केलर मानते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिजिक्स में आएंगे तो एक एरिया वेक्टर भी हो जाता है। जैसे ये आपको एक एरिया मैंने यहाँ पे दे दिया, ये एरिया सपोज 1 मीटर स्क्वायर है तो ये स्केलर है। लेकिन इसी एरिया के मैं क्या करूं कि जो उसका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा। उस परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ अगर मैं लिख दूं 1 मीटर स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ से के, सपोज में मेरा XY प्लेन है और मेरा परपेंडिकुलर वेक्टर इधर के वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाता है, ये एरिया वेक्टर हो जाता है। और इस एरिया वेक्टर का हम लोग फ्लक्स में और आगे के चैप्टर्स में काफी यूज करते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लें कि एरिया जो है, जो जनरली अभी तक आप लोग उसको एक स्केलर मान के चलते होंगे, उसको हम लोग वेक्टर कैसे समझ सकते हैं। एरिया को, जो एरिया का मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहेगा, बस आप उस एरिया के परपेंडिकुलर एक आप वेक्टर निकाल लें, उस वेक्टर का डायरेक्शन ले लें और एरिया जो पहले से 1 मीटर स्क्वायर है वो तो रहेगा ही, दोनों को मिला दे तो एक एरिया वेक्टर बन गया। तो इस येलो वाले एरिया को देख लेगा आपने, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये नॉर्मल जो है वो थीटा एंगल पर है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो अब हमें फाइंड करना है कि इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, इसके थ्रू कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि अगर ये ऐसे येलो पोर्शन ये है तो इसको अगर ये प्रोजेक्शन में ले लूं इन द डायरेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन का मतलब है क्या है कि अगर ये जो येलो पोर्शन है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता तो कितना एरिया ये ऑक्यूपाई करता। तो आप देखिए, अगर ये मेरे मान लीजिए कि मेरा इसकी लेंथ थी L और ये थीटा एंगल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा। और जो ये विड्थ पोर्शन है वो तो W का W ही रहेगा। तो पहले हमारा एरिया जो हमने दे रखा था, एरिया वो था L इंटू W, और जो ये वाला जो एरिया है A प्राइम वो क्या हो जाएगा, L cos थीटा इंटू W। हमेशा याद रखिए किसी भी एरिया का प्रोजेक्शन लेंगे तो वो उससे कुछ कम हो जाता है। तो ये मेरा A प्राइम क्या हो गया, A इंटू कॉस थीटा हो गया। A प्राइम किसका एरिया है, ये वाला जो एरिया है जिसको आपने ऑरेंजिश कलर से दिखा रखा है, इस ऑरेंज कलर से, तो ये A प्राइम वाला एरिया है। तो इस A प्राइम वाला एरिया फाइंड करने से फायदा क्या है, आप पूछेंगे क्यों इतना कंफ्यूजन कर रहे हैं या क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं। उससे फायदा ये है कि ये जो A प्राइम है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई सरफेस हो तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, क्या होता है कि आप भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वहां का जो एरिया है, इस केस में A प्राइम है, आप लिख दीजिए, वो आपको फ्लक्स दे देगा। तो इसलिए मैं निकाल रहा हूं कि ये जो येलो वाला पोर्शन है उसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन आ रहा है, तो वो A प्राइम है। और इसको आप ज्योमेट्रिकली ऐसे भी देखें तो जितनी लाइंस आपके इस ये वाला जो है ना इस कलर का इसमें पेनिट्रेट कर रहा है, सेम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इसमें भी पेनिट्रेट कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर से 10 लाइंस आ रही हैं और यहाँ पे 6 या 8 लाइंस निकल रही हैं। यानी नंबर ऑफ लाइंस पेनिट्रेटिंग दिस A प्राइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस पेनिट्रेटिंग दिस येलो पोर्शन और A। यानी इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, A प्राइम के थ्रू जो फ्लक्स होगा वही इस एरिया A के थ्रू भी जो फ्लक्स होगा, दोनों सेम होगा। तो इसके थ्रू हमने फ्लक्स लिख दिया E इंटू A प्राइम। तो जो एक्चुअली जो टोटल मुझे फाइंड करना था कि A के थ्रू कितना फ्लक्स है, तो वो आ गया E इंटू A प्राइम। A प्राइम इज A cos थीटा, E A cos थीटा। यानी हमने क्या फॉर्मूला निकाला है, एक जनरल सा फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर हमें कोई सा भी सरफेस एरिया दे रखा हो जो थीटा एंगल पे हो, जिसका नॉर्मल थीटा एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसका जो फ्लक्स है वो E इंटू A cos थीटा हो सकता है। अब याद रखिए E क्या है, E मेरा वेक्टर है।
ए को भी हमने भी एरिया वेक्टर वगैरह दिख लिया है। तो एक्चुअली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जो फ्लक्स है मेरा वो ई डॉट ए हो गया। लेकिन ध्यान रखिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला इस चीज से आया कि हमें जो एक पर्टिकुलर एरिया जिसको दे रखा था, जिसके थ्रू फ्लक्स फाइंड करना, उसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया है ई के परपेंडिकुलर में। प्रोजेक्शन लेने का क्या मतलब है कि सपोज सिंपल सा अगर आपको कोई भी एरिया दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि उसका प्रोजेक्शन फाइंड करो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप यहां से कुछ एक टॉर्च, सपोज ये मेरा एक टॉर्च है, इस एरिया पे अगर आप लाइट करते हैं तो इसका शैडो कहां बनता है, ये बनता। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो। इस एरिया ए जो येलो वाला एरिया है उसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है आपको इस ई वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो आप ई वेक्टर के डायरेक्शन में इधर से टॉर्च लाइट ऑन करें, टॉर्च लाइट का जो शैडो आएगा वो आपका ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि जितने भी लाइंस इस ऑरेंज वाले एरिया जो ए प्राइम है उससे क्रॉस कर रहा है, सेम नंबर ऑफ लाइंस इससे भी क्रॉस कर रहा है, यानी कि इसके थ्रू जो फ्लक्स है और इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो दोनों सेम होगा। तो ये तो तब था जब आपके पास ई जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है। लेकिन सपोज एक आर्बिट्रेरी सरफेस दे रखा है जहां पे आपका ई भी चेंज कर रहा है, तो आप कैसे फ्लक्स निकालेंगे। तो हमारे पास एक आर्बिट्रेरी सरफेस ये ब्लू सा दे रखा है, तो हम हर पॉइंट पे जाएंगे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया ई आई जो भी है, और वहां पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, और ये एरिया एलिमेंट याद रखिए ये वेक्टर है। तो वेक्टर है, इसका मतलब एक नॉर्मल इसका एरिया वेक्टर जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा आई है, तो हमने इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो लिख लिया, वो क्या होगा, डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई आई इंटू डेल्टा ए आई कॉस थीटा आई, यानी इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट। तो टोटल अगर हमें फ्लक्स लिखना है तो वो क्या होगा, इसका समेशन कर दें, और जब लिमिट डेल्टा आई टेंड्स टू 0 होगा तो समेशन को मैं इंटीग्रल में चेंज कर दूंगा। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब इसमें ध्यान रखिए ई भी मेरा वेक्टर है, डी ए भी वेक्टर है, और दोनों का हमने स्केलर प्रोडक्ट लेकर उसको इंटीग्रेट कर दिया है ओवर द होल सरफेस जहां पे हमें फ्लक्स फाइंड करना है। और ये भी ध्यान रखिए कि ये ई डॉट डी ए है, यानी स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए जो फ्लक्स है मेरा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। फ्लक्स टॉपिक पे हम लोग IIT JEE 2011 का एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ई नॉट एक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स वेक्टर की डायरेक्शन में है, यानी कि इधर की ओर है, इधर इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में है, वेयर ई नॉट इज अ कांस्टेंट। द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, ये वाला जो शेडेड एरिया है इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा। तो हमने फ्लक्स देखा है, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है, ई डॉट ए यहाँ पे कर दें, और जो कि यहाँ पे ई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई हर जगह कांस्टेंट है। तो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। पहला जो ब्रूट फोर्स मेथड है, जो कुछ लोग होता है कि फ्लक्स का ये फॉर्मूला है तो ई तो मेरा दिया हुआ है, सबसे पहले एरिया निकालो और एरिया को डॉट प्रोडक्ट ले लो ई से, उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। चलिए पहले मैं उसी मेथड से करता हूँ। जब कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो एरिया शेडेड दे रखा है ये है क्या है, ये रेक्टेंगल है या कोई पैरेललोग्राम है, क्या है, क्योंकि ये एंगल देखने में लग रहा है कि 90 डिग्री से कम है, तो कुछ लोगों को लगता हो कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मैं एरिया कैसे निकालूं। लेकिन ध्यान रखिए ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है। तब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन अगर आप रेक्टेंगल नहीं होगा तो आपको एरिया फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ये जो एरिया है देखने में थोड़ा सा एक टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली 90 डिग्री एंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया फाइंड करना बहुत ही आसान है। अब बोलेंगे ये रेक्टेंगल है कैसे, देखिए इसका ये साइड कितना है, ये साइड इसका ए हो गया, ये वाला साइड कितना है 0 ए है, ए 0 है। तो जिन लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मास्टर हैं वो निकाल सकते हैं कि ये जो इस और इस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब लोगों ने देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बहुत ही आसान है। तो अगर आप इसका निकालेंगे लेंथ तो a 0 है, a है और a 0 है, तो इसका लेंथ आ जाएगा √2a आ जाएगा। सिमिलरली इसका लेंथ जो है वो a है और इसका लेंथ आ जाएगा √2a आ जाएगा। तो ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो रेक्टेंगल ही हो गया ना। तो तभी चीज मैं बोल रहा था कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। देखने में नहीं लगता है कि रेक्टेंगल है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इस फिगर को इन लोगों ने, क्योंकि 3 डायमेंशन में है तो ऐसा बनाने में
है रेक्टेंगल, मतलब होगा ये ऐसा रेक्टेंगल जैसा, इसको जो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है तो ये देखने में लग रहा है कि एक पैरेललोग्राम हो गया है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो इस ब्रूट फोर्स मेथड का यूज करेंगे उनको लगेगा कि पहले मैं एरिया कैसे फाइंड करूं। तो अब तो प्रूव हो गया कि रेक्टेंगल है, एरिया बहुत सिंपल है, क्या होगा a इंटू रूट 2a, तो इसका एरिया हो गया √2a² हो गया, ये तो एरिया हो गया। अब E और इस एरिया वेक्टर में एंगल होगा, एंगल इसलिए होगा क्योंकि ये जो है, ये जो शेडेड एरिया है ये 45 डिग्री के एंगल पे है इलेक्ट्रिक वेक्टर से। क्योंकि आप यहाँ से देखें, इसका एक पर्टिकुलर कोई साइड अगर ले लें 0 0 0 और ये A0 0 वाला, तो ये जो एंगल है ये 3 डायमेंशनल है इसलिए मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो एंगल 45 डिग्री होगा। तो अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू एरिया √2a² इंटू cos 45 इजिकल टू 1/√2 इजिकल टू E0a²। E की जगह यहाँ E0 लिख दें, तो ये C आंसर करेक्ट हो गया। तो ये तो इतनी कॉम्प्लिकेशन करने के बाद आ रहा है, मैं बिना इतना कैलकुलेशन किए हुए भी आपको बता सकता था कि इसका जो फ्लक्स है वो यही आएगा। वो कैसे आता है, जो मैंने एक मेथड आप लोगों को सिखाया था जब हम लोग फ्लक्स को फाइंड कर रहे थे उस टाइम, वो क्या मेथड था देखिए। ये अगर हमें इस एरिया येलो वाले के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना था तो हमने क्या निकाला था कि इसका प्रोजेक्शन ले लिया था इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो प्रोजेक्शन वाला जो एरिया है इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वही फ्लक्स होगा इस वाले एरिया के थ्रू। तो ये वाला जो एरिया है इसका मैं अगर प्रोजेक्शन ले लूं, प्रोजेक्शन मतलब अगर सपोज मैं यहाँ से एक टॉर्च की लाइट अगर डालता हूं तो इसका जो शेड आएगा वो शेड क्या आएगा, बेसिकली एक स्क्वायर बन जाएगा। अब जिन लोग की ज्योमेट्रिकल इनसाइट थोड़ा सा स्ट्रांग है वो लोग इसको देख पाएंगे कि आपने ऐसा एक रेक्टेंगल है और इसको यहाँ से अगर मैं एक टॉर्च की लाइट डाल रहा हूँ तो ये यहाँ पे एक इसका शैडो आएगा, उस शैडो का जो एरिया है वो a² होगा। वो a² क्यों होगा, क्योंकि A0 0 वाला पॉइंट तो A यहाँ पे रहेगा, ये A पे रहा तो उसका एक शैडो का एक एंड पॉइंट तो A पे रहेगा, ये वाला 0 पे रहेगा। सिमिलरली इस वाले का भी एंड पॉइंट कहाँ पे रहेगा, A पे रहेगा, यहाँ पे 0 पे रहेगा। तो ये जो फिगर मेरा बनेगा, अभी ठीक से मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 3 डायमेंशनल है, तो ये एक स्क्वायर होगा और उसका एरिया a² होगा। तो फ्लक्स थ्रू दिस प्रोजेक्शन विल बी E0a²। तो जिन लोगों का ज्योमेट्री काफी स्ट्रांग है और वो डायग्राम को देख के समझ पा रहे हैं कि कैसे होगा, वो डायरेक्टली देख कर भी लिख सकते हैं कि इसका फ्लक्स E0a² है। और जिनकी ज्योमेट्रिकल इनसाइट उतना स्ट्रांग नहीं है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले मेथड से इसका एरिया निकाल लें, एंगल देख लें और उसके बाद फाइंड कर लें, तो भी फ्लक्स E0a² होगा।